हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर तैयार करेंगे जिसका नाम है विकास, मतलब कि एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन क्या होता है, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जब मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, मतलब कि मानव के ह्यूमन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है हर चीज़ को जानने के लिए कि ये क्या है, क्यों है और कैसे हुआ। वैसे ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब व कैसे हुई, क्या सभी जातियां एक साथ उत्पन्न हुई या इनके धीरे धीरे विकास हुआ। इनका विकास अभी चल ही रहा है। जैव विकास का आधार क्या है, इसमें परिवर्तन क्या होते हैं, क्या जैव विविधता इसी जैव विकास की देन है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हम इस चैप्टर में जो है एवोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, मतलब कि ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम जानते हैं कि तारों की दूरी का मापन प्रकाश वर्षों से किया जाता है। जिन तारों को आज हम देखते हैं उनसे हम तक पहुंचने में, प्रकाश पहुंचने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। अतः हम इसका मतलब यह है कि एक प्रकाश से तारों के रूप में हम भूतकाल देख रहे हैं। ये तारे हमसे खरबों किलोमीटर दूर हैं तथा इनसे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने में लाखों वर्षों का समय लगा है। एबे लेमेंत्र, गोवेमो एवं डिक ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग परिकल्पना यानी कि बिग बैंग हाइपोथेसिस प्रस्तुति की। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि कॉस्मिक धूल का एक बादल है। इस बादल के कण के बीच में एक महाविस्फोट हुआ जिससे वर्तमान पदार्थ हाइड्रोजन व हीलियम गैस बनी। इन गैसों से ठंडा होकर संघनित होने पर गैसों ने कई पिंड बनाए जिनसे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जिसमें उपस्थित चमकते पिंड तारे कहला। जो चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं आसमान में, वो क्या हैं, वो पिंड तथा तारे हैं। इसे अंतरिक्ष विकास यानी कि कॉस्मिक एवोल्यूशन कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि 200 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौर मंडल में लगभग 450 करोड़ यानी कि 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में इस पर वायुमंडल नहीं था, परंतु जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई उसके ठंडे होने से जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया का निर्माण हुआ। सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने पानी को तोड़ H2 व O2 को अलग अलग कर दिया। O2 ने NH3 व CH के साथ मिलकर H2O, CO2 व अन्य जैसी गैसें बनाई। धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन स्तर व अन्य गैसों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी के और ठंडा होने पर जल वाष्प ने बरसात का रूप लिया, जिससे गहरे स्थानों को महासागरों का रूप दिया गया। यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अब हम देखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। जिसका प्रारंभ कैसे हुआ, इस पर कई सिद्धांत हैं, जैसे कि स्पोर सिद्धांत यानी कि कॉस्मोजोइक थ्योरी या सर्वबीजाणु सिद्धांत। स्पोर सिद्धांत को सर्वबीजाणु सिद्धांत भी कहते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं। रिचर मतलब कि जो रिचर थे ग्रीक वैज्ञानिक, उनके अनुसार ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों से स्पोर्स नामक कॉस्मिक कण यानी कि कॉस्मिक डस्ट आए और उन्होंने जीवन के विभिन्न प्रतिरूप बनाए। अनेक खगोलिक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को, मतलब कि जो बहुत सारे खगोलिक वैज्ञानिक हैं वो इस सिद्धांत को आज भी मानते हैं। दूसरा सिद्धांत था, जो दूसरी थ्योरी थी, वो थी जनन सिद्धांत यानी कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी। इसके अनुसार कुछ कपड़े, रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। मीठा या तरल खाद्य पदार्थ डालने से मक्खियां स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु ये संभव नहीं है। ऐसा गलत मानना है, ये मिथ है एक टाइप का, कि अगर कहीं तरल पदार्थ डालेंगे मीठा चिपचिपा तो वहाँ मक्खियां अपने आप पैदा हो जाएंगी, या फिर अगर कहीं रोटी या फिर सूखे हुए चावल या अनाज के दाने पड़े हुए हैं तो वहाँ चूहे अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मिथ है।
इसके बाद लुईस पास्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित करते हुए जीवात जीव उत्पत्ति अर्थात पूर्व में निर्मित जीव से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसे अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया। उन्होंने इसकी थ्योरी को जो है प्रूफ किया। उन्होंने इसके लिए 2 फ्लास्क लिए जिनमें मृत ईस्ट को रखा गया। एक फ्लास्क को खुला ही रहने दिया जबकि दूसरे फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके एस आकार दिया। इससे जीवाणु रहित करके आगे से बंद कर दिया गया। इसमें प्रेक्षणों में पाया गया कि जिस फ्लास्क को खुला छोड़ा था उसमें रखे मृत ईस्ट में नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि उसे जीवाणु रहित नहीं किया गया था, जबकि दूसरे फ्लास्क में जीव उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि उसकी जो गर्दन थी यानी कि नेक थी उसको गर्म करके मोड़ दिया था और उसे जीवाणु रहित बना दिया था। तीसरी थ्योरी दी थी ओपेरिन होलैंड सिद्धांत यानी कि ओपेरिन एंड होल्डेन थ्योरी। इसे रूस के एक वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन व इंग्लैंड के वैज्ञानिक J.B.S. होल्डेन ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार जीवन का प्रारंभ कुछ रसायनों के संयोजन से होता है जैसे प्रोटीन व RNA। इसके अनुसार जीवन का प्रारंभ महासागर से हुआ। उस समय पृथ्वी का ताप अधिक था, वायुमंडल में CH4 NH3 यानी कि मीथेन नाइट्रोजन जैसी गैसें कम व ज्वालामुखी अधिक थे। इसके कारण अकार्बनिक रसायनों ने संयोजन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। चूंकि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन नहीं के बराबर होती थी, संभवतः जीव भी अवयव यानी कि एनारोबिक थे। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण जो जीव होते थे वो एनारोबिक होते थे। इसके बाद मिलर ने एक थ्योरी दी, मिलर सिद्धांत जिसे हम मिलर्स थ्योरी भी कहते हैं। इसके अनुसार S.L. मिलर ने 1953 में अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। इस प्रयोग में उन्होंने मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को एक फ्लास्क में रखा और उसमें उबलते हुए पानी से भाप प्रवाहित की 800 डिग्री सेल्सियस पर। 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को स्पार्किंग यानी कि विद्युत डिस्चार्ज कराया। यह इलेक्ट्रोड को ऊर्जा स्रोत के रूप में काम में लिया गया। जब इस प्रयोग के 18 दिन बाद फ्लास्क ने द्रव यानी कि फ्लूइड का विश्लेषण किया तो उसमें ग्लाइसिन, एलेनिन व एस्पार्टिक जैसे सरल एमिनो एसिड जो है उसमें प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बनिक एसिड भी पाए गए। साथ ही शुगर यानी कि शर्कराएं और नाइट्रोजिनस बेस भी थे। इस प्रयोग से माना गया कि ऐसी ही अभिक्रिया ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हुई है जिससे अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है। कार्बनिक अणुओं से जीवन का प्रारंभ हुआ। जीवन का प्रारंभ हुआ। जीवन के प्रथम आकाशीय रूप से आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष यानी कि 3 अरब वर्ष पूर्व बना था। संभवतः ये RNA और पॉलीसेकेराइड आदि वृहद अणुओं जैसे ये वृहद अणु अपने समान अणुओं का निर्माण करने में सक्षम रहे होंगे। प्रथम कोशिका का निर्माण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के 200 करोड़ वर्ष बाद हुआ। परंतु किस प्रकार एक कोशिका से विविध जटिल जीवों का विकास हुआ है इसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया, हमने देखा कि ओरिजिन यह जो अर्थ है या यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुई और उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ में यानी कि जीवन की उत्पत्ति में किस किस ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो सबसे पहला सिद्धांत था स्पोर सिद्धांत जो रिचर ने दिया था। दूसरा था जनन सिद्धांत स्पोर्टिनियस थ्योरी। तीसरा था इसको किसने दिया था, लुईस पास्चर ने दिया था। तीसरा था ओपेरिन होलैंड जो A.I. ओपेरिन और J.B.S. होल्डेन ने दिया था। चौथा था मिलर सिद्धांत। 4 सिद्धांत दिए थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, जीवन स्वरूप का एक विकास एक सिद्धांत। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, ये एक विवाद का विषय है। इस संदर्भ में कई मत प्रचलित हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं, मैं जो आगे बताने वाली हूँ वो हैं। प्रथम सिद्धांत है, इसके अनुसार वर्तमान में जितनी जातियां हैं ये प्रारंभ से ही सर्जित हुई हैं, मतलब कि पहले से ही बनी हुई हैं।
द्वितीय सिद्धांत भी यही कहता है कि जैव विविधता जीवन की उत्पत्ति के समय भी थी और आगे भी रहेगी। तीसरा सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। चौथे दौर में 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल नाम के जहाज पर विश्व यात्रा की और इस यात्रा से उन्होंने निम्न परिणाम निकाले, यानी कि जो मैं बताने वाली हूँ वो परिणाम निकाले। पहला परिणाम था, वर्तमान जीव करोड़ों वर्ष पहले रहने वाले जीवों से समानता रखते थे। जीवों का विकास धीरे धीरे व क्रमिक हुआ। इस विकास में अनेक प्राचीन जीव समाप्त हो गए और अनेक जीवों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक जीव में विभिन्नता होती है। यदि यह विभिन्नता पर्यावरण के अनुकूल होती है तो जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अगला था जीन जीवों के लक्षणों की प्रकृति संयोग करती है, उनमें समानुत्पत्ति दर बढ़ जाती है और अधिक जनन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक इसी प्रकार के निष्कर्ष अल्फ्रेड वोलेस ने मलाया के आर्कीपेलिगो प्राणी का कार्य करते हुए निकाले थे। वर्तमान में ये सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी पर जीवन का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है। अब हम देखेंगे कि जो जैव विकास के प्रमाण हैं, यानी कि कौन कौन से एविडेंस हैं एवोल्यूशन के, हम ये सभी देखेंगे इसमें कि जो हम कहते हैं कि पृथ्वी इतनी पुरानी है, करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है, तो उसके क्या एविडेंस है। तो पृथ्वी पर जीवन का उद्भव व उनके विकास को ही जैव विकास कहते हैं। ये एक धीमी परंतु निरंतर चलने वाली क्रिया है। प्रारंभ से ही वैज्ञानिकों का अध्ययन इस ओर आकर्षित हुआ कि जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, उनका विकास किस प्रकार हुआ, क्या सभी जीव एक साथ उत्पन्न हुए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। जैव विकास यानी कि एवोल्यूशन नाम विज्ञान की वे शाखा को जन्म दिया। जो जितने ये क्वेश्चन है, यानी कि क्या सभी जीव एक साथ उत्पन्न हुए, उनका विकास किस प्रकार हुआ, इन सवालों ने ही जैव विकास यानी कि एवोल्यूशन नामक विज्ञान की शाखा को जन्म दिया। वर्तमान में ये प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक जीव का विकास एक दूसरे जीव में विभिन्नताओं के कारण जैव विकास से हुआ है। इससे सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। तुलनात्मक आकृति व शरीरी रचना के प्रमाण, यानी कि एविडेंस फ्रॉम कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तुलनात्मक आकृति व शरीर रचना के प्रमाण। दूसरा है जैव रसायन व कार्यकी प्रमाण, एविडेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। तीसरा है जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम प्लैंटोनोलॉजी। अगला है इसका अनुहरण व रक्षात्मक सदृढ़ता के प्रमाण, यानी कि एविडेंस फ्रॉम प्रोटेक्टिव रिसेम्बल्स। चयन के प्रमाण, एविडेंस ऑफ सिलेक्शन। अवशेषी अंगों के प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिगल ऑर्गन। वेस्टिगल ऑर्गन मतलब जैसे कि बड़ी हुई आंत, ईयर्स का पिन्ना, या हम कह सकते हैं जो मेंढक की आर्म होती है वो और सील फ्लीपर की आर्म में डिफरेंस। पक्षियों के पंख यानी कि बर्ड्स विंग, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख कैसे हैं, घोड़ों के अग्र यानी कि आगे वाले पैर और मानव भुजा। इन सब में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि जो वेस्टिगल ऑर्गन होते हैं यानी कि अवशेषी अंगों के या समजात अंगों के, हम समजात अंग बोल सकते हैं कि जो समजात अंग है उनसे भी हमें पता चलता है, ये भी एक तरह के एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन मतलब एविडेंस है। और फिर अगला था अवशेषी अंगों के प्रमाण, यानी कि एविडेंस फ्रॉम वेस्टिगल ऑर्गन। अगला था संयोजक कड़ियों के प्रमाण, यानी कि एविडेंस ऑफ कनेक्टिव लिंक्स। जो कनेक्टिव लिंक्स होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में सी मोरिया नाम की एक एनिमल है, वो कनेक्टिव लिंक है। अगर हम उसमें रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में देखेंगे तो आर्क्योप्टेटिस जो नाम का बर्ड्स है उसमें रेप्टाइल्स के भी जो हैं गुण पाए जाएंगे और बर्ड्स के भी पाए जाएंगे। फिर अगला है तुलनात्मक श्रेणिकी के प्रमाण पत्र, यानी कि एविडेंस फ्रॉम कॉम्परेटिव एम्ब्रियोलॉजी। पूर्वजता के से प्रमाण पत्र, यानी कि एविडेंस ऑफ एटवेजिम। जंतुओं के भौगोलिक वितरण, एविडेंस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल।
वर्गीकरण की के प्रमाण, एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, अनुवांशिकी के प्रमाण यानी कि एविडेंस ऑफ जेनेटिक्स। अब हम देखेंगे जो एविडेंस फ्रॉम कॉम्पिटेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी यानी कि तुलनात्मक आकीरिकी व शारीरिक रचना के प्रमाण। जंतुओं में शारीरिक रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली होमोलोगस ऑर्गन और दूसरी हेट्रोलोगस ऑर्गन। तो सबसे पहली होती है होमोलोगस और दूसरी होती है एनालोगस ऑर्गन। तो हम पहले देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कैसे होते हैं यानी कि समजातंग कैसे होते हैं। जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो संरचना व उद्भवों में समान होती है तथा उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। कौन से होते हैं समजात अंग? जंतुओं में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो संरचना व उद्भवन यानी कि ओरिजिन और उनकी संरचना सेम तथा काम अलग अलग होंगे, वो क्या होंगे? होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़ों की आगे वाली टांगे देखने में सेम होंगी लेकिन काम अलग अलग होंगे। चमगादड़ के पंख व सील व बेहल के फ्लिपर यानी कि जो सील की जो आगे वाली तैरने वाले देखे है ना, पैरों से दूसरे जो होते हैं आगे की तरफ एक पंख जैसे होते हैं वो, और चमगादड़ के पर देखने में तो थोड़े सेम लगेंगे लेकिन काम क्या होगा? अलग अलग होगा, इनके कार्य अलग अलग होंगे। इन सभी अंगों की मूल संरचना में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स व अंगुलियां पाई जाती हैं। अर्थात इनके उद्भवन समान होते हैं यानी कि ओरिजिन इनका समान होता है लेकिन इनके कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे, इसलिए इन्हें समजात अंग कहा जाता है। कीटों के मुखांगों में मौलिक रूप से समानता होती है। जो कीटों में यानी कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके आगे वाले अंग जो होते हैं मुख्य अंग जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि लेब्रम, लेबियम, एक जोड़ी मैक्सिला, एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं। फिर इनमें अलग अलग कीटों में अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कॉकरोच में चबाना, मच्छर चूसते हैं, कॉकरोच चबाते हैं, मक्खी स्पेंजिंग तथा तितली स्पाइन की तरह कार्य करते हैं। कशेरुकों के हृदय व मस्तिष्क का विकास। पौधों में बोगनवेलिया व कांटों व कुकुरबिटा मतलब कि तोरई जो होती है के प्रतानों में भी उद्भव व मूल संरचना में समानता होती है। उपर्युक्त उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनका विकास किसी एक ही पूर्वज से हुआ है। इस प्रकार के विकास को अपसारी विकास यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। अगला है समवर्ती या तुल्य रूपी अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन। जंतुओं में उपस्थित वे अंग जिनकी क्रियाएं यानी कि कार्य समान होते हैं परंतु वो देखने में अलग अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। यानी कि ऐसे अंग जो काम तो सेम करते हैं लेकिन उन्हें वो देखने में कैसे होते हैं? अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। कीटों के पंख व पक्षियों के पंख व चमगादड़ के पंख सभी के कार्य समान होते हैं परंतु मूल संरचना व उद्गम अलग अलग है। क्योंकि कीट के पंख काइटिन के बने होते हैं, काइटिन हड्डी होती है जिसे चबनी भी बोलते हैं हिंदी में, जबकि पक्षियों के पंख अग्रपात के रूपांतरण में बने हुए होते हैं तथा चमगादड़ के पंख अग्रपात की 4 उंगलियों तथा धड़ के मध्य की त्वचा में फैले होते हैं। मधुमक्खी व बिच्छू के डंक दोनों कार्य समान करते हैं परंतु मक्खी का डंक उसके अंड निष्पेक्ष नाल का रूपांतरण है जबकि बिच्छू का डंक शरीर के अंतिम खंड का रूपांतरण है। मछलियों के पंख व व्हेल के फ्लिपर, इसमें मछलियों के जो पंखों की फिन यानी कि जो मछलियों की फिन होते हैं, पर होते हैं, पर ही बोलेंगे हम उन्हें, किरणें त्वचा तथा अलंबित हैं जबकि व्हेल के फ्लिपर अग्रपात का रूपांतरण करते हैं। अगला है इनमें जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण यानी कि एविडेंस ऑफ प्लांटेनोलॉजी। अवसादी चट्टानों और भूप्रपटी के क्रॉस सिलेक्शन में एक तलछट पर दूसरे तलछट की परतें मिलती हैं। तलछटों की भिन्न परतों में भिन्न जीव रूप जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। उस काल के जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस काल में कि इन तलछटी व अवसादी परतों का निर्माण हुआ था। जब मृत जीवों के शरीर रेत में दब जाते हैं तो ये कालांतर व चट्टानों का निर्माण करते हैं। मृत जीवों का चट्टानों में बदलना
आश्वीभवन यानी कि प्लैंटोनोलॉजी कहा जाता है। इन जीवों के चिन्ह शेष रह जाते हैं, इन्हें जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान यानी कि प्लैंटोनोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, डायनासोर, आदि मानव आदि के जीवाश्म जैव विकास के प्रबल प्रमाण हैं। जीवाश्म का अध्ययन निम्न तथ्यों को प्रकट करता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जीवाश्म उन प्राणियों के अवशेष हैं जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर पाए जाते थे। इससे वर्गीकरण की क्रमबद्धता का ज्ञान होता है। ये विभिन्न प्राणी समूहों के उद्भवन, श्रवणकाल, अचानक विलुप्त होने वाले आदि प्रमाण हैं। कुछ जीवाश्म योजक कणियां प्रस्तुत करते हैं। जीवाश्मों के आधार पर वर्तमान जीव की तुलना में प्राचीन जीवों से कर सकते हैं। जीवाश्म की आयु का पता कार्बन 14 यूरेनियम 238 के बीच हुई मात्रा से लगाया जाता है। घोड़ों के उद्विकास के सभी जीवाश्म पूर्ण रूप से ज्ञात हैं। इससे पता चलता है कि घोड़ा सबसे पहले खरा के समान था। इसके विकास में क्रमशः, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये पॉइंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ये इयोसीन युग में विकसित हुआ। इसका आकार करहा के समान था। इसमें 44 दांत व अग्रपात 4 तथा पश्चपात 3 उंगलियां थीं। दूसरा था मेसोहिप्पस। ये ओलिगोसिन युग में विकसित हुआ। ये भेड़ के बराबर था तथा दोनों पाद में 3-3 उंगलियां थी, बीच में 1 उंगली लंबी थी। मोरिचिप्पस ये मायोसीन युग में उत्पन्न हुआ। ये टट्टू के बराबर था, यानी कि जो खच्चर होता है उसके बराबर था। इसमें भी प्रत्येक पाद में 3-3 उंगलियां थी तथा बीच में 1 उंगली अधिक बड़ी व खुरदार थी। भूमि के संपर्क में रहती थी और शेष 2 उंगलियां छोटी और मोलर दंत लंबे थे। अगला था प्लियोहिप्पस। ये टट्टू से थोड़ा बड़ा। इसमें तीसरी उंगली बड़ी तथा शेष 2 त्वचा में रहती थी जो तेज दौड़ सके। इक्वस आधुनिक घोड़ा। ये लगभग 1.5 मीटर ऊंचा था। इसका कद ऊंचा तथा मोलर दंत लंबे थे। पाद लंबे तथा सिर्फ बीच की तीसरी उंगली का विकास हुआ, शेष उंगलियां विलुप्त हो गईं। अब हम देखेंगे कि जो जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन वो क्या है। इवोल्यूशन क्या है? जैव विकास सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सूक्ष्म जीवों में विकास की दर अधिक तेजी से होती है, जबकि बड़े जीवों में ये दर बहुत कम होती है, धीरे धीरे होती है। जैसे ही मनुष्य की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में आने से 30-35 वर्ष का समय लग जाता है, परंतु इतने समय में ही जीवाणु अपनी करोड़ों पीढ़ियां बना चुके होते हैं। सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं का गुणन अति शीघ्र होता है। ये जीवाणु किसी विशेष माध्यम से 1 घंटे में ही करोड़ों व्यष्टि बना लेते हैं। इन जीवाणुओं में विभिन्नता माध्यम के एक पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता के रूप में होती है। यदि माध्यम के संगठन में बदलाव कर दिया जाए तो जीवाणुओं की इस समष्टि में से वे जीवाणु आगे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जो नई प्रवृत्ति परिस्थितियों में अनुकूल होते हैं। ये जीवाणु एक ही दिन में कई नई जातियों के रूप में विकसित हो जाते हैं। जैसे डार्विन ने पहले फ्रांसीसी लेमार्क ने अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था और बताया था कि इसकी नई आवश्यकता के अनुसार नए अंगों की उत्पत्ति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति तथा निरंतर वृद्धि के प्रवृत्ति के लिए लेमार्क ने जिराफ का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार जिराफ का आकार पहले कुत्ते के समान था, पैरों में उंगलियां पाई जाती थी, ग्रीवा व अग्रपाद छोटे थे। इस समय वातावरण में नमी अधिक थी, इसलिए घास व छोटी झाड़ियां पर्याप्त मात्रा में थीं। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ, घास व झाड़ियां कम हो गईं, भूमि शुष्क होने लगे यानी कि सूखा पड़ने लगा, बड़े वृक्षों की संख्या अधिक हो गई। जिराफ अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अग्रपादों से ऊपर की ओर ऊंचा खड़ा होने लगे, गर्दन को ऊपर उठाने लगे, जिससे धीरे धीरे अग्रपाद व ग्रीवा लंबी हो गई और उपार्जित लक्षणों की वंशागति द्वारा वंशागत होते हुए ये गुण विकसित हो गए।
और लंबे अग्रपाद व लंबी ग्रीवा वाले जिराफ का विकास हुआ, परंतु आज इसे केवल एक अटकलबाजी भरा उदाहरण ही मानते हैं। मतलब कि सब लोग इसे एक मिथ ही समझते हैं, कहते हैं कि कहीं से कहीं मिला दिया गया। लेकिन चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश प्रकृतिवादी था जो पहले विशिष्ट सृष्टिवाद पर विश्वास करता था। उन्होंने 1831 से 1837 तक डॉक्टर हेंसलो के साथ HMS वीगल नामक जहाज पर दक्षिणी अमेरिका में जलीय भागों व गैलोपोस द्वीप यानी कि गैलोपिस आइसलैंड की यात्रा की, जहां वहां के वातावरण, जीवों की परिस्थितियों का अध्ययन किया गया। इनका निष्कर्ष एक प्राकृतिक वैज्ञानिक के समुद्र यात्रा द्वारा यानी कि उन्होंने एक समुद्री यात्रा की और उन्होंने ये बताया कि जो जिराफ वाली थ्योरी है वो सही है। डार्विन ने 1838 में जनसंख्या के संदर्भ में थॉमस मोल्सन की संकल्पना से अत्यधिक प्रभावित हुए। मोल्सन ने बताया कि जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर अनुपात में होती है, जबकि खाद्य पदार्थ की मात्रा गणितीय अनुपात या समांतर अनुपात में होती है। इसलिए जीवों में ऐसे अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं जो संघर्ष कम कर सकें, यानी कि उन्हें इतनी जो है स्ट्रेटजी ना करना पड़े, इतनी मेहनत ना करनी पड़े वो अपनी जो है खाना एकदम पाना चाहते हैं, कोई भी मेहनत ना करनी पड़े उन्हें, इसलिए वो उसमें ढल जाते हैं, उसी बिहेवियर में ढल जाते हैं कि उन्हें खाना किस तरीके का चाहिए। डार्विन के एक समय ही अल्फ्रेड रसेल ने मलाया द्वीप में आर्कियोपोलिगो प्राणी व स्वतंत्र रूप से कार्य कर डार्विन के समान निष्कर्षों पर पहुंचे, और इस प्रकार डार्विन व वेलेस दोनों ने अपने विचार उपयुक्त रूप से लीनियस सोसाइटी के सामने रखे। इसके बाद डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक वर्णन जातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का प्रकाशन किया। उन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की, यानी कि प्रपोज की, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत के रूप में किया। इसे ही डार्विनवाद कहा जाता है। विकास के डार्विन की दो मुख्य संकल्पनाएं शाखनीय अवरोहण है, यानी कि ब्रांचिंग डिसेंट, और प्राकृतिक वर्ण है। पहला है अतिजनन यानी कि ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, तीसरा है प्राकृतिक विभिन्नताएं नेचुरल वेरिएशन, चौथा है प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता नेचुरल सिलेक्शन ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट, पांचवा है नई जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो पहला है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्या होता है? प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने में प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति करती है, यानी कि अपनी जो है पॉपुलेशन बढ़ाती रहती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अस्तित्व बना रहे। इसकी जनसंख्या में वृद्धि मोल्थस के अनुसार गुणोत्तर अनुपात में थी। जैसे एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम की 5 वर्ष तक की जो है लाइफ होती है, जो उसका लाइफ साइकिल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। तो इनके जीव द्रव्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 1000 गुना अधिक हो सकता है। हाथी जो एक धीमा प्रजनक है, इसके एक जोड़े से उत्पन्न सभी संतति यदि 750 वर्ष तक चलती रहे तो लगभग 19 करोड़ हाथी उत्पन्न हो जाएंगे। हाथी का एक जोड़ा अपने जीवन काल में 6 बच्चों को जन्म देता है, यानी कि वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ 6 बच्चे ही पैदा कर सकता है। पल ऑयस्टर यानी कि सीपी जिसे बोलते हैं, मोलस्क फैमिली में आते हैं, कि मादा एक बार में 10 लाख अंडे देती है। सॉल्मन फिश मछली जनन ऋतु में 28 करोड़ अंडे देती है। एक कवक अपने जीवन में लगभग 7 लाख बीजाणु उत्पन्न करता है। इन सब में अधिकांश संतति वयस्क होने से पूर्व ही नष्ट हो जाती है, इसलिए इनकी संख्या पृथ्वी पर निश्चित बनी रहती है। दूसरा था अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी कि स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस। प्रत्येक प्राणी में प्रचुर संतानोत्पत्ति क्षमता होती है, परंतु ये सब वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाते और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये संघर्ष भोजन, आवास,
साथ ही जनन आदि के लिए होता है। ये संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी कि अंतः जातीय संघर्ष। इस संघर्ष में क्या होता है, इसमें जीवन संघर्ष एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होता रहता है, क्योंकि ये सभी की आवश्यकताएं जैसे पोषण, जनन, आवास समान होती है। ये संघर्ष जाति के सदस्यों की संख्या को स्थिर व कम रखता है। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी कि अंतर जातीय संघर्ष। एक निश्चित आवास के जैव समुदाय यानी कि कम्युनिटी में अनेक जातियों के जीव पाए जाते हैं। इनकी आवश्यकताएं भी समान होती हैं, या तो ये एक दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर करते हैं। यही कारण है कि अंतरजातीय जो स्पीशीज होती हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है और समुदाय में जातियों की संख्या व वितरण लगभग समान बना रहता है। जैसे एग्जाम्पल, मछलियों की संख्या बढ़ाने पर शाकाहारी की संख्या कम होने लगती है, जिससे मांसाहारियों के लिए शिकार के लिए परस्पर संघर्ष बढ़ जाता है और इनकी संख्या भी नियत रहती है। अगला है सी एनवायरमेंट स्ट्रगल यानी कि वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष क्या होता है? ये सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है, जो सभी जीव जातियों को प्रभावित करता है तथा सभी वातावरणीय कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों को प्रभावित करता है। जैसे ताप, वर्ष, प्रकाश, वायु वेग आदि। जो जीव इस संघर्ष में अनुकूलित हो जाते हैं वे जीवित रह पाते हैं और अनुकूलित होते ही वे नष्ट होने लगते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान आदि ऐसे वातावरणीय कारक हैं जो जीवों की आबादी को सीमित करते हैं, क्योंकि हर वर्ष हजारों जीवों की मृत्यु इनके ही कारण होती है। तीसरा है प्राकृतिक विभिन्नताएं यानी कि नेचुरल वेरिएशन। एक ही जाति के 2 सदस्य कभी कभी समान नहीं होते हैं, यहाँ तक कि एक ही माता पिता की सभी संतानें अलग अलग होती हैं। इनमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं को ही डार्विन ने विचलित विभिन्नताएं कहा था। विभिन्नताएं अनेक प्रकार की होती हैं। जैव विकास में सतत विभिन्नताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनमें सूक्ष्म व क्रमिक दिशा में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें संचालित यानी कि फ्लुएंटिक वेरिएशंस भी कहते हैं। यदि ये विभिन्नताएं वातावरण में उपयोगी होती हैं तो जीव संघर्ष सफल हो जाते हैं, अन्यथा जीवन कठिन हो जाता है। विभिन्नताएं जैव विकास का सबसे छोटा व महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें जैव विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। प्राकृतिक वर्ण या अगला है प्राकृतिक वर्ण या योग्यता प्राकृतिक वर्ण या योग्यता की उत्तरजीविता। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट। प्राकृतिक विभिन्नताओं का चयन करती हैं और जातियों का अस्तित्व प्रकृति के इस चयन पर ही निर्भर करता है। ऐसे सदस्यों या जातियां जिनका चयन प्रकृति करती है वे विकसित होते हैं, जिनका चयन प्रकृति नहीं करती वे जातियां धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। प्रकृति उन्हीं गुणों को चयन करती है जो उनकी परिस्थितियों के अनुकूलतम होते हैं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्णन कहा गया है, जबकि हॉर्बर्ट स्पेंसर ने इस योग्यता को उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया है। इस प्रक्रिया में प्रकृति योग्यतम का चयन करती है तथा अयोग्य प्राणी धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। जिनमें मतलब इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो इसमें सर्वाइवल कर सके, वो विलुप्त होने लगते हैं और गायब हो जाते हैं, जैसे डायनासोर्स। इसके अनुसार जीव प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति करते हैं जो आपस में जीवन संघर्ष करते हैं। इससे उपयोगी विभिन्नताएं विकसित होती हैं और अनुकूलतम जीव संघर्ष में विजय हो पाते हैं, जिन्हें योग्यतम भी कहा जाता है। इन प्राणियों में विभिन्नताएं एकत्र होती हैं और जैव विकास में सहायक होती हैं। नई जातियों की अब 5वां है नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो न्यू स्पीशीज में इसमें भी कई सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत। और हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जीवन की नई उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। योग्यतम जीवों में उपयोगी विभिन्नताएं वंशागत रहती हैं और हजारों वर्षों बाद ये विभिन्नताएं इकट्ठी हो जाती हैं और एक नई जाति का उत्पत्ति करती हैं, यानी कि एक नई जाति का ओरिजिन करती हैं। और ये चक्र यानी कि ये साइकिल चलता रहता है।
विभिन्नताएं विकास में कच्ची सामग्री का कार्य करती हैं। डार्विन ने विभिन्नताओं का विकास क्रियाविधि के आधार पर माना गया था। इसके बाद ह्यूगो डी ब्रिज इवॉल्विंग प्राइमेज पर काम कर उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि आनुवंशिक पदार्थ में आए परिवर्तन के कारण जीव के लक्षण प्रारूप में आए बड़ी परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके अनुसार उत्परिवर्तन से ही विकास होता है। उन्होंने इसे सॉल्टेशन कहा, जिसका अर्थ होता है विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। वेटसन ने उत्परिवर्तनों को सॉल्टेटरी विभिन्नता कहा था। अब हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत क्या होता है? इंग्लैंड के एक गणितज्ञ G.H. हार्डी व जर्मन फिजिशियन वीनबर्ग, यानी कि दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक थे G.H. हार्डी और दूसरे थे जर्मन के फिजिशियन वीनबर्ग। 1908 में उन्होंने प्रतिपादित किया कि उन्होंने जीन की आवृत्ति के अध्ययन के लिए सरल गणितीय संबंध स्थापित किए। इसके अनुसार यदि किसी बड़ी जनसंख्या में उत्परिवर्तन प्राकृतिक वर्ण जीन प्रवाह अनुपस्थित हो और आबादी में संयोग व मुक्त जनन हो, तो विभिन्न जीनों की अपेक्षित आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। एक जीव विज्ञान में जीन तथा अनेक युग्म वैकल्पिक सदैव रहते हैं। इन्हें आनुवंशिक संतुलन कहते हैं, अर्थात जीन कोश सदैव अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब कि वो बदलता नहीं है। यदि द्विगुणित जीव संख्या में एलील कैपिटल ए व स्मॉल ए की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है तो पी व क्यू करता है, तो इसमें निम्नलिखित समिष्टीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक समीकरण है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत की शर्तें। आबादी के सदस्यों की जनन से संयोगिक व मुक्त होने चाहिए। आबादी के उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लोगों की आबादी के बाहर प्रवास यानी कि माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अन्य आबादियों से लोग इस आबादी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी कि बाहर से, जैसे एक गांव बसा दिया गया, ठीक है, ना तो उस गांव के आदमियों को बाहर जाना चाहिए, ना ही बाहर के आदमियों को उस गांव में रहना चाहिए। आबादी बड़ी होनी चाहिए। आबादी के जीन पूल में उपस्थित सभी जीनों की अगली पीढ़ी में जाने का अवसर मिलना चाहिए। आबादी के सभी जीव समान संख्या में युग्मक बनने चाहिए। ये थी हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत की कुछ शर्तें। अब मैं आपको इसमें जो है एक संक्षिप्त इसका विवरण दे देती हूँ, यानी कि एक ब्रीफ अकाउंट दे देती हूँ एवोल्यूशन का, कि एवोल्यूशन होता क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स करके आपको इसके बता देती हूँ। आज से लगभग 2000 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ये एक जीव एक कोशीय थे तथा धीरे धीरे इनमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों का विकास हुआ। लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी व 350 मिलियन वर्ष पूर्व मछलियों का उद्भवन पृथ्वी पर हुआ। लगभग 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवार व पादपों का विकास हुआ। 1938 में दक्षिणी अफ्रीका में सीलंथोकेस मछली को जीवित देखा गया। इसके बारे में ये विश्वास था कि ये लुप्त हो चुकी हैं, यानी कि विलुप्त हो चुकी हैं। इन्हीं के साथ लोबोफिन का उद्भवन, जो संभवतः पृथ्वी पर पहले उभयचर यानी कि एम्फीबियन थे, परंतु अब ये जीवित नहीं है, परंतु इनमें मेंढक व सैलेमैंडर जैसे जीवों का पूर्वज कहा जाता है। उभयचर व सरीसृपों का विकास या कीलेडोइक अंडे कठोर कवचयुक्त अंडे देने वाले प्राणी थे, जिनके अंडे में पीतक की मात्रा इतनी थी कि वे धूप में सूख नहीं सकते थे, जैसे कछुआ, मगरमच्छ, सांप आदि। इनके उद्भवन में लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद जुरैसिक काल में संपूर्ण पृथ्वी पर सरीसृपों का राज हो गया था, जिसे दैत्याकार डायनासोर भी शामिल थे, जिनमें सबसे बड़ा डायनासोर ट्राइरेनोसोरस था। ये 20 फीट ऊंचे होते थे, चाकू के बराबर इनके दांत थे, परंतु 650 लाख वर्ष पूर्व ये अचानक एकदम विलुप्त हो गए। ये क्यों और कैसे लुप्त हुए ये कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने इन्हें
मारा तो कुछ का मानना है कि किसी उल्का पिंड के गिरने से ये मरे, कुछ कहते हैं कि आपसी जीवन संघर्ष में ये समाप्त हो गए, परंतु ये तय नहीं है कि ये तय है कि पक्षियों का जो विकास हुआ है वो इन्हीं से हुआ है। आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व इथियोपिक्स नामक उभयचरों का विकास हुआ। ये मछली के समान दिखते थे। इसी समय फर्न व टेरिडोफाइटा का भी विकास हुआ, परंतु पृथ्वी पर आए बड़े उल्टे फेर ने इन्हें जमीन के नीचे दफन कर दिया और ये कोयले के भंडार में बदल गए। मंजोर के रूप में पृथ्वी पर सबसे पहले स्तनधारी का विकास हुआ। स्तनधारी जरायु जीव होते थे।